देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम आ गया। अच्छा देखो, आज हम लोग अभी थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और ये चैप्टर जो है रिलेटेड है, ठीक है। तो ये खत्म होने के बाद ही मैथ को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। मतलब प्रोबेबिलिटी की अगर किसी का नहीं किया हुआ होता है तो फिर वो थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें तीन तरह का थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तीनों ही छोटे छोटे हैं, ठीक है, एक ही चैप्टर के अंडर है और हम लोग का तीन टॉपिक है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही तीन टॉपिक को कवर करेगा, ठीक है। एक है बाइनोमियल, पॉइसन और है नॉर्मल, ठीक है। बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहाँ होता है, पहले वो समझ लेते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्यों आया, ठीक है। जैसे दो, अगर मान लो हम लोग वन टाइम कॉइन, एक कॉइन, ठीक है, वन टाइम वन कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉइन को, एक सिक्का एक बार उछाल रहे हैं, तो हमारे पास प्रोबेबल कितने सारे आउटकम होंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। एक बार एक कॉइन उछालने से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, अगर हम लोग टू टाइम्स एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा कितना सारा आउटकम आएगा? तो हमारा चार आउटकम आएगा ना। हेड, पहले वाले में प्रोबेबिलिटी होगा या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। फिर सेकेंड टाइम, सेकेंड बार, मतलब ये टू टाइम्स हो रहा है। इवेंट मतलब अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है? कॉइन को टॉस करना। तो एक बार टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल आ सकता है, दो बार टॉस कर रहे हैं तो पहले पहले का प्रोबेबिलिटी हेड या टेल, अगेन प्रोबेबिलिटी हेड या टेल, ठीक है। तो आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4 प्रोबेबल आउटकम, ठीक है। तो इसी का मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को, अरे ये क्या है? अच्छा, इसी का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी में भी बोला था कि हमें अगर इस तरह से रैंडमली बोला जाए कि टू टाइम्स थ्री टाइम्स ऐसे करके, जैसे थ्री टाइम्स अगर लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हम लिखते हैं थ्री टाइम, अगर थ्री टाइम एक कॉइन टॉस किया जाएगा तो उसका कितना सारा आउटकम होगा? तो उसका हो जाएगा हम लोगों का 2 टू दी पावर 3, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों को क्या करना है, इसका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आउटकम कितना है? 2 है, ठीक है। और इवेंट कितना बार हो रहा है? एक बार, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखवाया था, आउटकम, जो भी प्रोबेबल आउटकम है उस एक्टिविटी का, टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर्ड, ठीक है। जितना बार वो इवेंट ऑकर्ड होगा, इस तरह से मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। अगर टू टाइम्स कर रहे हैं तो कॉइन टॉस हो रहा है, उसका प्रोबेबल आउटकम तो हेड या टेल ही होता है, तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसमें 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, इस तरह से। तो ऐसे करके फिर नया क्या है इसमें, इसमें प्रोबेबिलिटी से नया क्या है? अभी तक तो मैंने प्रोबेबिलिटी की तरह ही चीजों को बताया। अगर 100 टाइम टॉस होगा, 100 टाइम अगर कॉइन टॉस होगा, तो कितने सारे हमारे यहाँ पर आंसर आएंगे? तो उसमें आउटकम हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 100, इसके तरह से हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 100, ठीक है। लेकिन ये 2 टू दी पावर 100
100 लिख के दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर 1 वाला आउटकम लिख के दिखा सकते हैं, 2 टू द पावर 2 भी लिख के दिखा सकते हैं, स्मॉल स्मॉल आउटकम जो होगा वो लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन 2 टू द पावर 100 आउटकम ये हम लोग कभी भी लिख के दिखा नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को यूज करना होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे जहां पर आउटकम ह्यूज होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जहां पर ह्यूज होगा वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमारा जो ये इवेंट नंबर ऑफ टाइम्स जो इवेंट ऑकर्ड होगा वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे कि 100 इस तरह से, ठीक है, तो काफी ज्यादा होगा। तो देखो कैसे हो सकता है, यहाँ पर मान लो कि ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन लिखा, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा है, एक कॉइन is tossed 100 times, ठीक है, what is the probability that 5 heads appear, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। ऐसा मतलब ना ये देख के पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि 100 टाइम का आउटकम तुम लोग नहीं लिख सकते हो, सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें क्या क्या पता करना पड़ता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा। देखो पहला बात है कि एक कॉइन टॉस हो रहा है, कितना बार हो रहा है, 100 टाइम्स, ठीक है। तो 100 को हम लोग n से डिनोट करेंगे, और n का मतलब क्या होगा वो लिखते हैं पहले। n का मतलब होगा नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, कितना बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कितना बार एक ही एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, 100 टाइम्स। जितना बार कोई भी एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा उसे हम लोग n से डिनोट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। यहाँ पर n इक्वल टू 100 होगा। अब धीरे धीरे करने से पूरा समझ जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी p, p एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक p कैलकुलेट करेंगे और एक q कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। P का मतलब क्या होगा, Q का मतलब क्या होगा वो भी बता देते हैं। P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, और Q का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। फेल होने का चांस क्या है और सक्सेस होने का चांस क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमेशा सक्सेस को P से डिनोट करना है, फेलियर को Q से डिनोट करना है, ठीक है। अब सक्सेस फेलियर का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें सक्सेस होना। अगर हमारा 5 हेड्स आ गया तो हम लोग सक्सेस होंगे, अगर 5 हेड्स नहीं आया तो हम लोग सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अब देखो 5 बार हेड आ जाएगा, 100 बार सिक्का उछाल रहे, कम से कम 5 बार, कम से कम नहीं बोला है, एग्जैक्ट 5 बार बोल रहा है, ठीक है। 5 बार हेड आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वहां पर पहले कितना बार एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है, 100 टाइम्स। तो क्योंकि 100 टाइम्स ट्राई करना है, n का वैल्यू 100 हो जाएगा। अब सक्सेस होने का हर एक ट्रायल, हर एक एक्सपेरिमेंट में सक्सेस होने का चांस क्या है, आधा आधा। क्यों, एक बार पॉइंट को टॉस किए तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें हेड चाहिए, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम 2 और जो है फेवरेबल आउटकम 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 मतलब 1 ट्रायल, एक बार, ठीक है। एक बार अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि एक बार अगर इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, फिर उसको 100 में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड होता है चैप्टर, तो फॉर्मूला से वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले एक बार उछालने से क्या होगा उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर डिफाइन करेंगे। तो अगर हेड आया उसका प्रोबेबिलिटी है 1/2, और टेल जो कि फेलियर है उसका भी प्रोबेबिलिटी है 1/2। या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो अगर सक्सेस का वैल्यू 1/2 है तो फेलियर का 1 - 1/2 यानी अगेन हाफ, ठीक है। किसी भी तरह से सोचो हाफ ही होगा। तो ये एम, पी और क्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और इसमें क्या रहता है,
और इसमें एक रहता है एक्स, एक्स रहता है, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कि मतलब सक्सेस, ठीक है। एक्स का मतलब हो जाएगा सक्सेस, यहाँ पर लिखेंगे एक्स का मतलब हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं, सक्सेस का मतलब यहाँ पर हेड आना, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस का मतलब है टू गेट हेड, ठीक है। हेड आना है, वो हो गया सक्सेस। सक्सेस को हम लोग यहाँ से x से डिनोट करेंगे और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। क्योंकि 5 हेड अगर आया तो ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट जो कि 100 टाइम टॉस वाला है, तो हम लोग हो जाएंगे इसमें सक्सेस, ठीक है। ये हो गया। अब ये यहाँ पर पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि एन क्या है, एक्स क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। क्यों मैं आइडेंटिफाई किया, एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम में जो फॉर्मूला यूज होगा वो कुछ ऐसा होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि हमें वही तो देखना है कि 5 बार हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। वो एग्जांपल के साथ इसको मैचअप कर रहे हैं फॉर्मूले को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी एक्स, सी मतलब कॉम्बिनेशन, इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी जब तक नहीं होगा तो ये थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो एन सी एक्स इंटू p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर n माइनस x, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको देख के इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अभी हम इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे कि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला तो याद कर भी लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में p q n x ये सब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला बात है कि हम लोग को p q x ये सब आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब फिर से और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व का क्वेश्चन हमें मिलेगा, हम लोग उसको देख के सॉल्व करेंगे। हम फिर से एक एग्जांपल ले रहे, वहां पर ढूंढना पड़ेगा हम लोग को एन पी क्यू एक्स, ये हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। ए डाइस इज रोल्ड 5 times, what is the probability, what is the probability of 2 of getting to 6, of getting टू 6, ठीक है। मतलब हम लोग कितना बार डाई को रोल, मतलब लूडो का गोटी 5 बार रोल करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। और इस 5 बार एक्सपेरिमेंट में हमें 2 बार 6 मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, एन सी एक्स, ठीक है, p टू दी पावर x इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस एक्स। हम नहीं बोल रहे कि अभी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना भी हम दिखा देंगे कितने आसानी से हो जाएगा, ठीक है। पहले ये आइडेंटिफाई करो n क्या है, p क्या है, q क्या है और x क्या है, ठीक है। n मतलब हो जाता है कि हम लोग कितना बार एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो, इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बता सकते हो n का वैल्यू क्या होगा, कितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, लूडो का गोटी को रोल करना, ठीक है, लूडो का गोटी को रोल कर 5, ठीक है। n का वैल्यू 5, हम लोग 5 बार इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें 5 बार नहीं, एक बार अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें एक बार के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। अगर एक बार भी लूडो का गोटी हम लोग रोल करते हैं तो हमें 6 मिलने का चांसेस कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना होता है, 1/6, 1/6, ठीक है। ये हो गया 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कितना हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, 1 माइनस 1/6 यानी कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। अच्छा, x का मतलब क्या लिखा था मैंने, x का मतलब लिखा था सक्सेस। सक्सेस कब होगा, जब हमें 5 बार लूडो का गोटी रोल करेंगे और हमें 2 बार 6 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम लोग लूडो का गोटी 5 बार रोल करेंगे और हमें सक्सेस तब मिलेगा अगर हमें 2 बार 6 मिल जाए, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, 2, 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 2 बार 6 चाहिए ना, जैसे ही हमें क्या चाहिए था, 5 बार हेड चाहिए था, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 5, तो हमें 2 बार 6 चाहिए, तो x का वैल्यू हो गया
2, ठीक है, x का वैल्यू हो गया 2। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व हम लोग दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। अभी हम लोग सिंपल सीख रहे हैं कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ही लिखेंगे। A coin is tossed 10 times. Assuming that the coin is to be unbiased, what is the probability of getting 4 hit, at least 4 hit, at most 3 hit? ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना होता है, अब धीरे धीरे याद हो जाएगा। एन, एक्स, पी और क्यू, ठीक है। तो मुझे बताओ, एन मतलब होता है जितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट 10 टाइम्स टॉस्ड हो रहा है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें 4 हेड्स मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें एन का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो? एन का वैल्यू कितना होगा? पहले 10। एक्स का वैल्यू, एक्स का मतलब सक्सेस, हमें सक्सेस कब मिलेगा? हम लोग बोलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट में विन हुए, कब विन होंगे, कब सक्सेस होंगे? जब 4 बार हेड मिलेगा, जब 4 बार हेड मिलेगा, ठीक है। तो 4x का वैल्यू। अब एक बार पॉइंट टॉस करने से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वही हम लोग का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगा। एक बार पॉइंट टॉस करने से हाफ, और नहीं आने का उतना ही हाफ, अगर आने का हाफ 1/2, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया आइडेंटिफाई करना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर देखो क्या बोला है, एटलीस्ट 4 हेड। एटलीस्ट 4 हेड का मतलब 4 बार हेड आ जाए या फिर उससे ज्यादा आ जाए चलेगा, लेकिन 4 से कम होगा तो हम लोग फेल हो जाएंगे। एटलीस्ट 4 बार हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर एन कितना होगा, एक्स कितना होगा, पी कितना होगा, क्यू कितना होगा। तो एन में तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वही 10 बार ही हम लोग कॉइन को टॉस करने वाले हैं, ठीक है। पी भी वही रहेगा क्योंकि ये तो एक बार एक्सपेरिमेंट के ऊपर होता है ना, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करने से हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हाफ। अगर कुछ चेंज होगा तो वो एक्स होगा, क्योंकि हम लोग सक्सेस तब होंगे अगर हमें 4 हेड या उससे ज्यादा मिल जाए। तो एक्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे, एक्स का वैल्यू में लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल 4। देखो ये कोई नया चीज नहीं, ये मैथ्स के लैंग्वेज को हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, साइन से दिखाना है। जैसे इक्वल 4 दिखाया, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये तो लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आएगा ना। एटलीस्ट 4 का मतलब 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। एटमोस्ट 3 हेड बोला है, अब ये कैसे होगा, यहाँ पर भी एन, एक्स, पी और क्यू। तो पी का वैल्यू हाफ, क्यू का वैल्यू हाफ, ये तो फिक्स्ड हो गया, एन 10। अब यहाँ पर एक्स को कैसे लिखेंगे, एटमोस्ट 3 मतलब एटमोस्ट 3 हेड का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 3, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू 3 हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स, एन, पी, क्यू। अब देखो हम लोग धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं कि कैसे करके हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करना भी सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यही वाला क्वेश्चन अभी जो 16.11 वाला है, इसी को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, ठीक है, 16.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखो आइडेंटिफाई कर लिया था। पहले वाले में एन था 10, ठीक है, एक्स था 4, पी था हाफ और क्यू था हाफ, ठीक है। और हम लोग का एक्स बारी बारी से चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा, मेरे साथ लिखते जाओ, तुम लोग को याद हो जाएगा। एन सी एक्स पी टू दी पावर, पी टू दी पावर देख लो, पी टू दी पावर क्या है, पी टू दी पावर एक्स, ठीक है, पी टू दी पावर एक्स और q टू दी पावर n माइनस एक्स, ठीक है। अब देख देख के लिखना है और कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट करना है, देख देख के तुम लोग को फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। गुड इवनिंग नानी। गुड इवनिंग मैम। 10 c, x का मतलब 4, ठीक है, p मतलब हाफ, हाफ टू दी पावर x, x का मतलब 4, ठीक है। अच्छा, फिर q, q का मतलब हाफ, हाफ टू दी पावर n माइनस एक्स, n मतलब 10, 10 माइनस x मतलब 4, ठीक है। अब क्या इसको सॉल्व करने के लिए हमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, नहीं, हम दिखाते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया, और हाफ टू दी पावर ये 6 हो गया। अब तुम लोग को लेना है अपना कैलकुलेटर, ठीक है।
कैलकुलेटर में करना है क्योंकि आएगा तो एमसीक्यू, इसको बैठ बैठ के एकदम डिटेल्स में सॉल्व करने का हमें जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो हाफ टू दी पावर 4 और हाफ टू दी पावर 6, जैसे 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 होता है, तो इसे क्या लिख सकते पता है, पावर ऐड हो जाता है अगर बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा अगर बेस इक्वल है, मतलब ये 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से इसको ऐसे लिख सकते हो 10c4 हाफ टू दी पावर 10। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बिना लिखे भी कर सकते हो, इतना लिखना जरूरी नहीं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर होगा, इसको ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग ऐसे देख के भी बोल सकते हैं ना ये 10 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है, ये आ गया, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू एक्चुअली ये क्या हो रहा है 10c4 का मतलब हम एक बार डिटेल्स में दिखा देते, बाकी और नहीं करेंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हम जैसे बता रहे वैसे करोगे तुम लोग जल्दी होगा। तो ये देखो 10c4 तो कैसे लिखना है, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट सीखा हुआ है, नीचे हम लोग पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, नीचे जितना फैक्टर होगा ऊपर भी उतना तक ही लिखेंगे, 10 9 8 7। ठीक है, इनटू ये वाला वैल्यू है हाफ टू दी पावर 10, तो ये देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब इनटू करेंगे, इनटू हो जाएगा 10 9 8 7 डिवाइड 4 डिवाइड 3 डिवाइड 2। ठीक है, आंसर आ गया देखो 0.00205078125। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं आंसर, आंसर यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दे रखा है 105 बाई 512। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये इससे टैली होता है कि नहीं। तुम लोग एग्जाम में ऐसे करके ये डिवाइड करके, मतलब मान लो ऑप्शन में डिवाइड है तो हर एक ऑप्शन को डिवाइड करके देखोगे, जो तुम लोग के इस पॉइंट वाले आंसर के साथ टैली होगा उसी पे टिक करना है। हम दिखा देते हैं 105 डिवाइडेड बाई 512, ये देखो 0.205078125 टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम बचेगा तो इसलिए ऐसे करना है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हम लोगों का सेम यही वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, यहाँ पर P ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला वही वाला अप्लाई होगा, NCx इंटू पी टू दी पावर x इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस x। ठीक है, n कितना होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी n सारे क्वेश्चन में एक ही है, सिर्फ x का वैल्यू हमारा चेंज होगा, तो n कितना होगा 10 सी x का वैल्यू चेंज हो गया। अब यहाँ पर बोला था कि एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड मतलब x का वैल्यू हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या x को ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ पर वो तो नहीं लिख सकते ना, तो फिर कैसे होगा, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब x का वैल्यू जो है 4 या 4 से ज्यादा आ जाए, मतलब हम लोग कॉइन को 10 टाइम टॉस कर रहे हैं और हमारे पास 4 हेड्स आ जाए या उससे ज्यादा बार हेड्स आ जाए, तो मैक्सिमम कितना बार हेड आ सकता है, मैक्सिमम कितना बार हेड आ सकता है ये बता सकते हो, 10 बार। 10 बार आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 मतलब x इक्वल टू 4 हो सकता है, x इक्वल टू 5 हो सकता है, और x इक्वल टू फिर क्या हो सकता है 7 हो सकता है, जैसे कि 10 बार है तो x इक्वल टू क्या हो सकता है 8 हो सकता है, x इक्वल टू क्या हो सकता है 9 हो सकता है, और x इक्वल टू क्या हो सकता है 10 हो सकता है। ठीक है, क्या हम लोग ये पूरे फॉर्मूले को हर बार ऐसे लिखेंगे, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू 4 मतलब ऐसे 4 में डिफाइन, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 8 9 10, ये तो काफी लेंथी हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट है, हमें ये पूरा कैलकुलेशन इस पैटर्न में बार बार नहीं करना है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 4 को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें x का वो वैल्यू चाहिए जो 4 या 4 से ज्यादा हो रहा है, मतलब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है वहां से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, तो क्या ये नहीं आ जाएगा, मतलब सोचो कि हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 4 हेड या उससे ज्यादा आ जाए, मतलब हम लोग कौन सा वाला केस होगा तो फेवरेबल नहीं होगा, अगर हमारा 0 हेड आया, अगर हमारा 1 हेड आया, या फिर 2 हेड आया, या फिर 3 हेड्स आए, तो ये हमारे
लिए अनफेवरेबल केस होंगे। तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल और अनफेवरेबल केस होता है। तो इससे अगर हम लोग अनफेवरेबल केसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फेवरेबल केस रहेगा, ठीक है, और जो कि है ये वाला। तो x लेस देन 4 ही है, देखो 0 1 2 3 ऑल आर x लेस देन 4, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये चैप्टर बेसिकली मैथ्स के लैंग्वेज को हमें पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं होगा, मैथ्स के लैंग्वेज को जैसे इसको शॉर्टकट करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट नहीं कर पाओगे तो इतना सारा कैलकुलेशन को इस फॉर्मूले में लिखते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि जब इतना ज्यादा कैलकुलेशन होगा तब तुम लोग को क्या करना है, तब तुम लोगों को अनफेवरेबल केसेस को हटा देना है, तो वो शॉर्टकट हो जाएगा। अब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अब x लेस देन 4 मतलब वही x इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3। अब प्लस ही क्यों दिया ये भी तुम लोग को पता है, फिर भी बताते, क्योंकि हमारे लिए अनफेवरेबल क्या है, केस क्या है, या तो x का वैल्यू 0 आ जाए या तो मतलब और, तो इसीलिए प्लस, ठीक है। तो प्लस x इक्वल 1 प्लस x इक्वल 2 प्लस x इक्वल 3। अब देखो कम से कम यहाँ पर हमें 4 से 10 तक करना पड़ रहा था, यहाँ पर कम हुआ, ऊपर से एक वैल्यू 0 है तो वो कैलकुलेशन भी हमारा आसान होगा। अब ये हो गया 1 माइनस, ठीक है। अब फॉर्मूले में ट्रांसफर करेंगे, मतलब ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो NCx, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू तो वही है, 10 बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर रहे हैं तो 10c NC क्या है NCx, ठीक है। तो NC 0, ठीक है, और p टू दी पावर क्या है, p टू दी पावर x है, तो p कितना है, p तो वही हाफ ही है पहले की तरह, p टू दी पावर क्या है x है, x का मतलब 0। फिर क्या है q टू दी पावर n माइनस x, n कितना है 10, 10 माइनस x मतलब 0, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा 10c1, ठीक है, 10c1 इंटू p मतलब हाफ, हाफ टू दी पावर क्या हो जाएगा x, हाफ टू दी पावर x, और q मतलब हाफ टू दी पावर n माइनस x मतलब 10 माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये कैलकुलेशन भी काफी इजीली हो जाएगा, दिखाते हैं। 10c2, ठीक है, 10c2 ये हो गया nc2, ठीक है। p का मतलब था हाफ, हाफ टू दी पावर क्या है, हाफ टू दी पावर है हम लोगों का x, x मतलब 2। फिर q टू दी पावर मतलब हाफ टू दी पावर n माइनस x मतलब 10 माइनस 2, देखो ये लिख लेते हो ना तो इससे ही ऑटोमेटिकली डिराइव होगा। फिर एंड में है 3, 10c3 तो p मतलब है हाफ, हाफ टू दी पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा हाफ टू दी पावर 3 और हाफ टू दी पावर 10 माइनस 3, ठीक है, 10 माइनस 3। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस। अब 10c0 का वैल्यू क्या होता है, अगर तुम लोग को याद नहीं है तो हम बताते हैं। जैसे देखो 10c0 को अगर हम लोग पूरा डायरेक्टली करते हैं तो ये एनसीआर का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, है ना, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो ये होता है 10 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होगा। बेसिकली कहीं पर भी 10c0 या फिर एनी नंबर c0 होगा तो वो 1 होगा, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में देख चुके हैं, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, ये जो वैल्यू है ये 1 हो गया, और समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, ठीक है, और ये हो गया हाफ टू दी पावर 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबका और कैलकुलेशन करने का हमें जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ हाफ टू दी पावर 0 करेंगे। तो कैसे होगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ टू दी पावर 10 करेंगे, सॉरी 0 बोल रहे हैं, 10 करेंगे, तो यहाँ पर बच रहा है हाफ टू दी पावर 10, 10 माइनस 0 मतलब हाफ टू दी पावर 10, तो ये हो गया हाफ टू दी पावर 10 मतलब इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसको तुम लोग को करना है मेमोरी प्लस, अपने कैलकुलेटर में इसको करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर दिखाते हैं कैसे होगा, ये मेमोरी प्लस हो गया, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर ही कर देंगे, ठीक है। फिर 10c1 क्या होता है ये भी बता देते हैं। देखो जैसे अभी अभी मैंने बोला कि कहीं पर भी तुम लोगों को nc0 दिखेगा वो 1 होता है, और nc1 क्या होगा, nc1 ये भी चेक करके देख लो, 10c1 मतलब 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब ये 10 रहेगा, 9 तक कैंसिल हो जाएगा, मतलब nc1 का मतलब n होता है, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन का याद होना चाहिए तभी जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज
आएगा एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, उस टाइम तो उसी में मतलब हमें देखना है। तो NC1 का मतलब n हो जाएगा, ठीक है। NC1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n। ये एक बार फिर से मैंने बता दिया, ठीक है। NC1 का वैल्यू n हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू, अब ये हाफ टू दी पावर 1 है, ये हाफ टू दी पावर 9 है, मतलब हाफ टू दी पावर 10 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये मेमोरी प्लस कर दिया है। फिर से कैसे कर रहा है देखो, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल, अब 10 टाइम्स इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इंटू 10 ये आ गया। अब इसको फिर से करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, इसको मेमोरी प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हम लोग का यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, ये कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, हाफ टू दी पावर 2, हाफ टू दी पावर 2, और ये क्या है, हाफ टू दी पावर 8, मतलब फिर से हाफ टू दी पावर 10 हो गया, ठीक है। तो फिर से 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये इसका स्प्लिट कैसे होगा, नीचे 2 इंटू 1 और ऊपर इसका मतलब दो फैक्टर्स 10 इंटू 9, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो भी वैल्यू आया इसको हम लोग फिर से करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, मेमोरी प्लस कर दिया। अच्छा, अब ये वाला, ये लास्ट 10C3, इसका क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं क्या वैल्यूज है। ये है 3, ठीक है, ये हटाते हैं। ये है देखो 10C3 है, ये है हाफ टू दी पावर 3 और ये है हाफ टू दी पावर 7, यानी अगेन 10 हो रहा है, अगेन 10 हो रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टर्स तो ऊपर भी 3 मतलब बैकवर्ड काउंट करो, 3 10 9 और 8 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो ये इतना वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको फिर से करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। अब और कुछ नहीं है, मेमोरी रिकॉल, तो कितना आ गया देखो 0.171875, ठीक है। तो ये हो गया, तो 0.171875, ठीक है। तो तुम लोग को इस तरह से करना है, अदरवाइज इतना ज्यादा कैलकुलेशन करते करते तुम लोग का टाइम चला जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेटर का यूज करना है, काफी जल्दी होगा, ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो ये 1 माइनस करना है, फिर हम लोग करेंगे -1 करने से ये नेगेटिव नहीं, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, मैंने पीछे माइनस लिखा है। तो 0.828 ठीक है, 125। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये देखो 848 डिवाइडेड बाई 1024, चेक करते हैं। 848 डिवाइडेड बाई 1024 चेक कर लो, देखो 0.828125, ठीक है। मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे बोला इस कैलकुलेशन को, बाकी देखो तुम लोग को ये देख देख के समझ जाना, ये 9 है ये 1 है तो 10 हो जाएगा, फिर कैलकुलेटर में करो, ठीक है। एक एक पॉइंट को अगर ठीक से कैलकुलेटर में कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर मेमोरी रिकॉल करके सही आंसर दिखाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट हमें करना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या बोला था, थर्ड वाले में बोला था कि एटमोस्ट 3 हेड, ठीक है। तो एटमोस्ट 3 हेड का मतलब हम लोग का था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, है ना, एटमोस्ट 3 हेड। तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब कौन कौन सा हमारे लिए वैलिड होगा, x का वैल्यू 0 है तो भी वैलिड होगा, अगर x का वैल्यू 1 है तो भी वैलिड होगा, अगर x का वैल्यू 2 है तो भी वैलिड होगा, और अगर x का वैल्यू 3 है तो भी वैलिड होगा, इसके आगे हमें नहीं चाहिए। और अभी अभी हम लोगों ने x का वैल्यू 0 से लेके 3 तक कैलकुलेट किया और उसका आंसर भी रिकॉर्ड किया 0 पॉइंट, ये बाई चांस मतलब इस एक ही क्वेश्चन में है तो हम आंसर लिख दे रहे हैं 0.171875, यानी हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 का मतलब हम लोग का ये हो जाएगा। इसका आंसर अभी अभी कैलकुलेट किया तो दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अब चेक करो सही हुआ है कि नहीं। आंसर है 11/64, चेक करो 11/64। तो यहाँ पर देखो वही वाला आंसर है 0.171875, ठीक है। ये देखो 0.171875, तो ये वाला हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं हुआ। ये मेमोरी हटा दिया, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। आज हम लोग सारा मेमोरी के थ्रू से ही करेंगे, मतलब कैलकुलेटर का यूज हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम लोग भी अगर अपने कैलकुलेटर में MRC को 2 बार
मतलब 2 बार प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली एम जो दिख रहा होगा तुम लोग की स्क्रीन पे वो हट जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, तो वो हटा देना है। और अदरवाइज तुम लोग अगर इसको नॉर्मल भी कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम तो बोलेंगे ऐसे ही करो, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पॉइंट पॉइंट आंसर निकाल के। और अगर फ्रैक्शन में रख के करोगे तो भी कैलकुलेशन में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे। 3 देखो, एग्जाम्पल ये वाला 3, द इंसिडेंस ऑफ occupational disease in an industry is such that the workmen have 10% chances of suffering from it, ठीक है। तो कुछ एक डिजीज है इंडस्ट्री में जो होने का चांसेस है किसी भी एक वर्कमैन को 10%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट आउट ऑफ 5 वर्कमैन, 5 वर्कमैन में 3 और मोर विल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, मतलब 3 या उससे ज्यादा लोगों को ये डिजीज हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एन, एक्स, पी और क्यू आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। पैरामीटर्स तो हमें याद आ गया है कि क्या है पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स हम लोग का क्या है, एन होता है, एक्स होता है, पी होता है और क्यू होता है, ठीक है। अच्छा, एन का मतलब होता है कि कितना बार हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ऑकर्ड बार बार नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कितने लोगों पे हो रहा है, 5 लोगों पे हो रहा है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब किस चीज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि किसी को वो डिजीज होगा या नहीं होगा, तो पर चांस, चांस का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी। तो जैसे चांस लैंग्वेज देखा, यानी 10% चांस, यानी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो 10% चांस है कि लोगों को ये बीमारी हो, ठीक है, ये डिजीज हो। तो 10/100, 10/100 का मतलब होता है 0.1, ठीक है, 0.1 चांसेस है कि ये डिजीज हो। तो क्यू का मतलब होता है नहीं होने का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पी का मतलब होता है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो होने का चांसेस, तो क्यू का मतलब होता है नहीं होने का चांसेस। अगर 10% होने का चांसेस है तो 90% नहीं होने का चांसेस है, 90% का मतलब हो जाएगा 0.9, ठीक है। तो पी क्यू निकल के आ गया, एन हमें पता चल गया है, एक्स बाकी है। एक्स मतलब सक्सेस, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सक्सेस क्या है, मतलब ये बोलना गलत है कि लोगों का बीमारी होना सक्सेस है, ये जस्ट लैंग्वेज बता रहे, मैथमेटिकल लैंग्वेज की एक्सपेरिमेंट हमारा सही जा रहा है, मतलब तब होगा अगर 5 में से 3 या उससे ज्यादा लोगों को ये बीमारी होता है। तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला में इसको प्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 होने से ये भी ठीक है, और x इक्वल टू 5 तक ही होगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम तो 5 लोग हैं। तो हम लोग कैसे x मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3 लोगों को। हमारा सक्सेस कब होगा, अगर 3 या 3 से ज्यादा लोगों को ये बीमारी होता है। तो एक्सपेरिमेंट तो 5 लोगों पे कर रहे हैं, तो 3 लोगों को हो सकता है, 4 लोगों को हो सकता है, 5, 6 लोगों को कैसे होगा, क्योंकि 6 लोगों पे तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब हमें बाकी सारे डेटा तो मिल चुके हैं। हम लोग का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स, ठीक है। एन का मतलब यहाँ पर था 5 लोगों से, एन सी एक्स, एक्स का मतलब ये है 3। अब पी, पी का मतलब आया था 0.1, ठीक है, पी का मतलब आया था 0.1, p टू दी पावर x, और q का मतलब आया था 0.9, और 5 माइनस 3 होता है, मतलब एक n माइनस एक्स होता है, ठीक है, ये n माइनस एक्स होता है। अब हम माइनस करके नहीं लिख रहे, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो तुम लोग अगर 5c3 आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो ये ऑटोमेटिक लिख सकते हो। फिर से यहाँ पर ये 4 हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5c4, 5 में से 4 लोगों को हो बीमारी हो, ठीक है। तो होने का चांसेस 0.1 टू दी पावर 4 और 0.9 टू दी पावर, फॉर्मूला देखो n माइनस x मतलब 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो गया, प्लस 5c5, ठीक है, 0.1 टू दी पावर कितना होगा 5 टू दी पावर 5, और 0.9 टू दी पावर 5 माइनस 5 यानी 0। देखो जैसे हम कर रहे हैं तुम लोग भी अगर वैसे करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से कैलकुलेटर लेंगे, ऐसे करके कैलकुलेट होगा। देखो 5c3 0.1 और 0.9, पहले हम लोग 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.1 तुम लोग भी कैलकुलेटर में लिखोगे 2 3 3 हो गया, 0.9 2 बार होगा तो इनटू
0.9 इंटू 0.9, ठीक है। तो हम लोग इतना तक कर लिए। अब 5 से 3 का मतलब नीचे 3 2 1 और ऊपर 5 4 3, तो इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड 3 डिवाइड 2 और 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये वैल्यू आ गया। इसको हमें करना है मेमोरी प्लस, तो इसको मैंने कर दिया मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा। ये है हम लोग का 0.1 और ये है 0.9, तो 0.1 4 टाइम्स है, तो 0.1 4 टाइम्स 2 3 4, ठीक है। और 0.9 एक ही बार है, तो इंटू 0.9 इक्वल। अब 5 से 4 का मतलब नीचे है 4 3 2 1 और ऊपर भी 4 बार होगा, 5 से बैक में जाना है, तो 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइड नीचे 4 3 2 और 1 नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये आ गया। इसको अब हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, ये मेमोरी प्लस हो गया। अच्छा नेक्स्ट ये वाला कैलकुलेट हो गया। अब ये वाला करेंगे, तो 0.1 एक बार है, 0.9 टू दी पावर 0 मतलब 1, ये 1 हो गया, ये एक ही बार है, ठीक है, ये एक ही बार है, मतलब 0.1 इंटू, अब 5 से 5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मतलब 0 और ये 5 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है। तो बेसिकली एनसीएन भी 1 होता है, ठीक है, एनसीएन 1 होता है मतलब इंटू 1, ठीक है, इंटू 1। और इसको भी हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। अब मेमोरी रिकॉल, तो आंसर कितना आया देखो, आंसर आ रहा है 0. अच्छा ये कुछ गलत हो गया लग रहा है, 0.10 आ गया। एक मिनट यहाँ पर और एक चीज भी लिख लेते फिर देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया होगा। एक मिनट यहाँ पर और एक पॉइंट भी लिखवा देते हैं, ये ऑलरेडी मेरा कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, एनसीएन का मतलब भी 1 होता है, ठीक है, एनसीएन का मतलब 1 होता है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं गलत क्या हो गया, आंसर होगा 0.00856, ये कुछ गलत आ गया, ठीक है, हम इसको सही कर लेते हैं। देखते हैं क्या गलत हो गया, ठीक है। फिर से एक बार चेक करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार चेक करते हैं। 0.1 ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 3 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड 3 डिवाइड 2, ये हो गया। अच्छा मेमोरी प्लस, नेक्स्ट यहाँ पर 5C4, ठीक है। अच्छा इसके बाद हो जाएगा हम लोगों का ये वाला 5C4, ठीक है। तो ये 0.1 4 बार है, 0.1 इंटू 2 3 4 इंटू 0.9, ठीक है, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड 4 डिवाइड 3 डिवाइड 2, तो ये वैल्यू आ गया। इसको हमें करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये 5C5 का मतलब 1 और 0.1 5 टाइम्स होगा, ये शायद मैंने नहीं किया था, मुझे जितना लग रहा है 0.1 ये 5 टाइम्स, तो इंटू 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 टाइम्स हो गया। अब इसको भी करना है मेमोरी प्लस, अब करते हैं मेमोरी रिकॉल। हाँ देखो वही नहीं किया था, 0.00856, ठीक है, तो ये आंसर आ गया 0.00856, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये वाला कौन सा था, हम लोग 16.3 ये वाला कर रहे थे, तो ये देखो 0.008 ठीक है, 856 है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 86 कर दिया। अब देखो ये लोग भी पॉइंट में आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होता है इस वजह से, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, सेट बी, ठीक है, यहाँ पर मतलब सारे थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन मिलेगा, तो जितने भी सेट बने हैं तो वो इंक्लूडेड है सारा, अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा कर रहे हैं। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स
If 6 unbiased coins are tossed simultaneously, अगर लगातार 6 unbiased coin को हम लोग टॉस करते जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें 3 हेड्स मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई क्या क्या करना होता है, एन करना होता है, एक्स करना होता है, पी करना होता है और क्यू करना होता है। एन का मतलब है जितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को ट्राई करेंगे, तो हम लोग बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads if 6 unbiased coins are tossed simultaneously। अगर हम लोग 6 अनबाइस्ड कॉइन को लगातार एक के बाद एक टॉस कर रहे हैं तो हम लोग 6 बार टॉस करेंगे, ठीक है। 6 कॉइन को अगर लगातार टॉस करेंगे तो 6 बार टॉस करेंगे और हमें क्या बोला है कि हमें हेड मिल जाए। तो एक बार कॉइन टॉस करने से हेड का प्रोबेबिलिटी होता है हाफ, क्योंकि हेड और टेल, एक बार कॉइन टॉस करने से दो ही आउटकम आ सकता है, हेड या टेल। तो हेड या टेल तो हाफ, ठीक है, और नहीं आने का हाफ, ठीक है। कॉइन में तो ऐसा ही होगा हमेशा। और एक्स का मतलब है कि हमें सक्सेस रेट कब मिलेगा। सक्सेस क्या है, सक्सेस हमें तब मिलेगा अगर 3 हेड्स आ जाए, तो एक्स का वैल्यू है 3, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इक्वल 3 है तो हमारा क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 3 यानी एन सी एक्स, तो एन मतलब 6 सी एक्स, एक्स का मतलब है 3, ठीक है, इनटू पी, पी का मतलब है हाफ, हाफ टू द पावर एक्स, इनटू क्यू, क्यू मतलब है हाफ, हाफ टू द पावर एन माइनस एक्स, 6 माइनस 3 यानी कि 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ये देखो फिर से कैलकुलेटर, ठीक है। पहले हम मेमोरी को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं मेमोरी, मेमोरी को डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो हाफ टू दी पावर 6 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि हाफ टू दी पावर 3, हाफ टू दी पावर 3 मतलब हाफ को 3 बार मल्टीप्लाई, फिर हाफ को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी टोटल 6 बार। तो इनटू 2 3 4 5 6 हो गया, और ऊपर 3 फैक्टर्स, क्योंकि नीचे 3 फैक्टर्स आएंगे, तो 3 फैक्टर्स बैक साइड अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6 5 4, डिवाइड नीचे है तो 3 2 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो आंसर आ गया 0.3125। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन किए ना, तो ऑप्शन देखो 0.3125 यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो ऐसा नहीं आएगा कि लगातार इतना सारा बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि एक के बाद एक पूछता जाए, ऐसा नहीं, एक ही क्वेश्चन में एक ही मतलब एक क्वेश्चन रहेगा नॉर्मली, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन सी आएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग सेट, इसी सेट का करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, इफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एन एग्जाम इज 60, तो सक्सेस का परसेंटेज बता रहा है, तो फिर अगर सक्सेस नहीं होने का परसेंटेज 40 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, मतलब 4 स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो ये एन हो गया, 4 स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट का पैरामीटर क्या है कि 60% पास है, 40% फेल एक एग्जाम में, तो एटलीस्ट 1 हैज पास, तो कम से कम एक जन पास कर जाए, इसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ऐसे होगा, देखो फिर हम लोग यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करेंगे एन, फिर एक्स, फिर पी और फिर क्यू, ठीक है। तो एन का मतलब है जितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है 4, एक्स का मतलब क्या है, हम लोग सक्सेस कब होंगे, जब हम लोग 4 स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और कम से कम एक जन पास हो जाए, कम से कम एक, तो फिर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एक या एक से ज्यादा कर जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 60, ठीक है, 60%, ठीक है, 60% है, मतलब 0.60 बोल सकते हैं। यहाँ पर 60 के पीछे परसेंटेज जरूर नहीं दिया है, मानते हैं, लेकिन लैंग्वेज में परसेंटेज दिया है, तो ये 0.60, फिर फेलियर का 0.40, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा मतलब x का वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 के बराबर, तो 1 होगा, और एक हो जाएगा 2, ठीक है, और एक हो जाएगा हम लोग का 3, मतलब हो सकता है कि 4 में से एक बच्चा पास किया, 4 में से 2, 4 में से 3, या फिर 4 में से 4, इसके आगे तो नहीं लिख सकते ना, 4 में से 5 कैसे हो जाएगा, तो ये 4 तक ही होगा। अब इसको भी शॉर्टकट करेंगे, ये इतना सारा डिटेल्स हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। कैसे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, मतलब
x का वैल्यू हमारा 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए, x का वैल्यू 0 या 0 से कम हमें नहीं चाहिए। वैसे प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो लास्ट हमारा 0 ही होता है, तो हम लोगों को x का वैल्यू 0 चाहिए। तो x का वैल्यू 0 मतलब x लेस देन 1, ठीक है, x का वैल्यू 0 मतलब x लेस देन 1, तो हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं ऐसे, x इक्वल 0, इसका मतलब x इक्वल 0। अब कैसे सॉल्व होगा देखो, अगर x इक्वल 0 हो गया तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, NCX, n कितना है 4, cx कितना है 0, p मतलब 0.60 टू दी पावर x मतलब 0.40 यानी q टू दी पावर n माइनस x यानी 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस, अच्छा अब देखो ये तो 1 होता है, समथिंग टू दी पावर 0 1 हो गया, अब 0.4 इसको मल्टीप्लाई करना है 4 बार, 2 3 4, ठीक है। और NC0 क्या होता है, अभी अभी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, NC0 1 होता है, मतलब यही वाला वैल्यू बचेगा और कुछ नहीं। ये क्या हो जाता है, ये तो 1 होता है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो 1 माइनस 0.0256 ही आ जाएगा, -1 करने से आंसर, तो 0.9744। चेक करते हैं 0.9744 हम लोग का आंसर है कि नहीं, हम लोग करें 7 वाला, ये रहा 0.9744 यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग इसी का क्वेश्चन 8 करेंगे, इसी सेट का क्वेश्चन 8 करेंगे, ठीक है। क्या बोला है देखो, What is the probability of making 3 correct guesses in 5 true false answer type question, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम लोग को एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, 5 क्वेश्चंस है, उसमें हमें ट्रू या फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, और हमारा 3 सही हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, बस सिंपल सा बात बोला है। और ऐसा क्वेश्चन तुम लोग करते भी हो, ट्रू फॉल्स ये सब तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमें ट्रू या फॉल्स, तो हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो n, एक x, एक p और एक q। अब n का मतलब होता है जितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बार बार तो नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों पे कर रहे, हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज पे कर रहे, तो हम लोग कितने पे ये मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 5 क्वेश्चंस पे, ठीक है, 5 क्वेश्चंस, 5 ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोगों का प्रोबेबल आउटकम क्या होगा, या तो हम लोगों ने ट्रू लिखा होगा या तो हम लोगों ने फॉल्स लिखा होगा, और अगर ट्रू को ट्रू लिखा है तो वो सही है, और अगर ट्रू को फॉल्स लिखा है तो वो गलत है। मतलब एक क्वेश्चन है उसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग का उस क्वेश्चन का आंसर ट्रू होना चाहिए था, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हाफ, और अनफेवरेबल आउटकम भी हाफ होगा। अगर हम लोग ट्रू लिखते हैं तो सक्सेस है, मतलब फेवरेबल आउटकम है, अगर ट्रू क्वेश्चन को ट्रू बोलते हैं फेवरेबल आउटकम है, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी हाफ है एक क्वेश्चन पे, और अगर नहीं सही लिखते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। एक क्वेश्चन को सही या गलत लिखने का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही होगा ना, क्योंकि टोटल आउटकम ट्रू कॉमा फॉल्स होगा। अगर हम लोग सही को सही बोलते, फेवरेबल आउटकम मान लो ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू बाई ट्रू मतलब ट्रू डिवाइडेड बाय ट्रू प्लस फॉल्स, ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम, और ये टोटल आउटकम, यानी हाफ हाफ ही होगा। अब x का हमें क्या पूछा है, x मतलब हमें एक्चुअली सक्सेस कब मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट में, अगर हमें कम से कम 3 करेक्ट आंसर मिल जाते हैं तो, ठीक है। एटलीस्ट बोला है देखो 3 करेक्ट, अच्छा एटलीस्ट नहीं बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट केसेस, एटलीस्ट नहीं बोला है, कंफर्म 3 बोला है, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी x इक्वल 3 कैलकुलेट करेंगे, तो NCX, तो 5C3 इनटू p मतलब हाफ, हाफ टू दी पावर x यानी 3, q मतलब भी हाफ है, 5 माइनस 3 यानी 2, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मेमोरी से ये हटा देते हैं, ठीक है, ये मेमोरी से हटा दिया मैंने। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो हाफ को 3 बार मल्टीप्लाई और 2 मतलब 5 बार हाफ, ठीक है, इनटू 5 टाइम्स 2 3 4 5, और ऊपर 3 फैक्टर्स होगा क्योंकि नीचे 3 फैक्टर्स है, तो ऊपर 3 फैक्टर्स 5 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, बैक में 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 2 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो आंसर हो गया 0.3125, आंसर हो गया 0.3125। देखते हैं ऐसा कोई आंसर था कि नहीं,
0.3125 यानी 8 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग सेट सी का एक क्वेश्चन करते हैं। चलो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। It is known that the probability of missile hitting a target is 1/8. एक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8, मतलब 1/8 प्रोबेबिलिटी है, ये मैं बता ही दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि टारगेट को हिट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टारगेट 1/8 ये बता ही दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब क्यों हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हिट करने का प्रोबेबिलिटी अगर 1/8 है तो नहीं हिट करेगा 9/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल्स फायर्ड, तो एक्सपेरिमेंट कितने मिसाइल्स पे हो रहा है, 10 मिसाइल्स पे, यानी इनका वैल्यू 10 हो गया। और हमें सक्सेस कब मिलेगा, अगर हम लोग 10 बार उस मिसाइल को फायर करते हैं, मतलब मिसाइल को 10 बार 10 मिसाइल्स को फायर करते हैं और हमारा कम से कम 2 टारगेट हिट हो जाए, मतलब एक एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इस क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन इस तरह से। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो P का वैल्यू 1/8 क्वेश्चन बता दिया था, तो Q का हो गया 1 - 1/8, सॉरी 9/8। ठीक है, एन का वैल्यू 10 मिसाइल्स पे हम लोग देख रहे हैं और कम से कम 2 टारगेट तो हिट हो जाए। ठीक है, तो अब हमारा कैलकुलेशन है इस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x का प्रोबेबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x इक्वल 2 हो सकता है, x इक्वल टू 3 हो सकता है, और ऐसे करके डॉट डॉट करके x इक्वल टू 10 तक हो सकता है। पूरा नहीं लिख रहा है, क्यों 10 तक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 10 मिसाइल है। ठीक है, मैंने पहले मिसाइल में जो है पहले मिसाइल को फायर किया, ठीक है, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग 10 मिसाइल्स को फायर कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हमारा 2 बार एटलीस्ट टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना बार इस इंसिडेंट को देख सकते हैं, 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास 10 मिसाइल्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टाइम्स वी हिट आवर टारगेट। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, मतलब हमें कौन कौन सा वैल्यू नहीं चाहिए, हमारा x का वैल्यू 2 या 2 से कम हो, वो हमें नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, x लेस देन 2 ये हो जाएगा इसका मतलब, और x लेस देन 2 का मतलब यही वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 हमें नहीं चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज हमें 10 बार करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, x का 0 मतलब क्या हो जाएगा, n(c(x), n का मतलब है 10, ये देखो 10(c(x) का मतलब 0, p का मतलब 1/8 टू दी पावर x मतलब 0, q का मतलब 9/8 टू दी पावर 10 - 0 यानी 10, 10 - 0 यानी 10 हो गया। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 मतलब 10c(1), ठीक है, 10c(1) 1/8, p तो वही रहेगा। हाँ बोलो मैम, वो 9/8 होगा कि 7/8? ओह अच्छा, 7/8 होगा। ठीक, मैंने तो 9/8 लिख दिया ठीक से, यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा, 7/8 होगा। हाँ अच्छा, अब यहाँ पर देखो 1/8, अच्छा अगेन 7/8 वो गलत लिखा था। ठीक है, ठीक करो, 7/8 होता है माइनस करने पे, 7/8 और 10 - 1 यानी 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि NC0 क्या होता है, ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ही हो जाना चाहिए। NC0 1 होता है, ठीक है, NCN 1 होता है, NC1 अगर होता है तो सिर्फ n होता है, तो ये 1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, ये हम लोग का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ये भी हम लोग का वैल्यू 1 हो जाएगा, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो बच्चा 7/8 टू दी पावर 10 और कुछ नहीं। ठीक है, पहले वाले में बच्चा 7/8 टू दी पावर 10, हम इससे मेमोरी जो है हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको यूज करते हैं, 7/8 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 टाइम्स हो गया मेमोरी प्लस। अच्छा फिर
हम लोग ये वाला देखते हैं। तो ये है 1/8, एक बार है 7/8, 9 टाइम्स है। पहले 7/8 कर लेते हैं क्योंकि ये 9 टाइम्स है, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 जितना आया ये 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1/8 जितना भी आया, फिर इनटू, अब NC1 का मतलब n होता है। देखो अभी अभी मैंने दिखाया NC1 n होता है, मतलब ये 10 होगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 10, क्योंकि नीचे एक फैक्टर ऊपर एक फैक्टर, इनटू 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। इसको अब हमें करना है मेमोरी प्लस, देन हम लोग करेंगे मेमोरी रिकॉल। तो मेमोरी रिकॉल करने पे आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 0.6388 लिखते हैं इसको। 0.63889 ऐसा कुछ आ रहा है, -1। -1 पे देखते हैं क्या आंसर आया, 0.3611, ठीक है। वो नेगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पीछे 1 लिखा है, ठीक है। तुम लोगों का नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, ये लिख के -1 किया है ना, इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या नहीं, सही बात की नहीं। 0.3611 यानी ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया आंसर, ठीक है। 0.3611 यानी ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा कर सकते हैं, सेट सी का ही एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है assuming that 1/3 of the population is tea drinker and each of 1000 enumerators take samples of 8 individuals to find out whether they are tea drinker or not, how many enumerators are expected to report that 5 or more people are tea drinker। अब देखो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, इन्यूमरेटर्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी के थ्रू से सर्वे करवा रहे हैं तो उन लोगों को इन्यूमरेटर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी सर्वे करवा रही है तो वो लोगों को भेज के सर्वे करवाती, खुद तो नहीं आती है, तो उनको बोला जाता है इन्यूमरेटर। किसी के थ्रू से जब कोई काम कॉन्डक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1000 इन्यूमरेटर है, उनको क्या टास्क दिया गया है कि ये चेक करो कि कितने लोग टी ड्रिंकर है या फिर नहीं, मतलब चाय पीते हैं या फिर नहीं पीते हैं, ठीक है। अब कितने लोगों पे चेक करना है, यहाँ पर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर, ये एजम्पशन के साथ वो लोग मतलब सर्वे करने निकले हैं कि पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो चाय पीता है, ठीक है। 1000 इन्यूमरेटर निकले हैं इसको मतलब चेक करने के लिए कि उनका एजम्पशन सही है कि नहीं, और सैंपल क्या है 8 इंडिविजुअल्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर टी ड्रिंकर और नॉट, ठीक है। तो वो 8 लोगों पे ये ट्राई करेंगे, एक एक इन्यूमरेटर 8 लोगों पे, 8 इंडिविजुअल लोगों पे ट्राई करेंगे। मतलब एक इन्यूमरेटर पहले 8 लोगों पे, फिर और एक 8, फिर और एक 8, ऐसे करके चलेगा। ऐसे करके 1000 इन्यूमरेटर 8 लोगों पे जो है चेक करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी इन्यूमरेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 5 और मोर पीपल आर टी ड्रिंकर। तो कितने लोग ये रिपोर्ट लेके आएंगे, 1000 में से कितने ऐसे लोग हैं ये रिपोर्ट लेके आ सकते हैं कि 5 या उससे ज्यादा लोग जो है चाय पीते हैं, 5 और मोर पीपल आर टी ड्रिंकर, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन बताते हैं कि हम लोग एक सर्वे करवाना चाहते हैं कि कितने लोग चाय पीते हैं या फिर नहीं पीते हैं, ठीक है। तो सर्वे एट ए टाइम 8 लोगों पे करना है, सर्वे एट ए टाइम 8 लोगों पे करना है। तो 8 लोगों पे कौन करेगा, एक इन्यूमरेटर, ठीक है। और अलग कोई 8 लोगों पे एक इन्यूमरेटर, ऐसे करके 1000 इन्यूमरेटर जो है अपना 8 सैंपल पे ये चीज चेक करेंगे, ठीक है। 8 सैंपल पे चेक करेंगे। और प्रोबेबिलिटी इनका क्या है, पहले से ही जो चांस है इनका कि 1/3 लोग पीते हैं, तो मतलब 2/3 नहीं पीते होंगे। अब हमें सक्सेस कब मिलेगा, अगर हमें ये न्यूज मिल जाए कि 5 या 5 से ज्यादा लोग, 8 में से 5 या 5 से ज्यादा लोग चाय पीते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से N, X, P और Q चेक करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है कि 1/3 लोग चाय पीते हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि 2/3 लोग चाय नहीं पिएंगे, ठीक है। और एक बार में 8 लोगों पे जो है सर्वे हो रहा है, और 8 लोगों में कितने लोगों को चाय, मतलब कितने लोग चाय पिएंगे तो हमारा सक्सेस रेट आएगा। तो चाय पिएंगे 5 या उससे ज्यादा लोग, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल 5 होना चाहिए, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल 5 होना चाहिए। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे देखो सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 5, x इक्वल 6, x इक्वल 7 और x इक्वल 8, ठीक है।
अच्छा, क्या हमें इसको शॉर्टकट करने का जरूरत है? अगर हम लोग शॉर्टकट करते हैं तो हमें कौन कौन सा वैल्यू नहीं चाहिए? हमें x का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी 4 डेटा को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करोगे तो 5 डेटा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर इसको शॉर्टकट करके कोई फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को हमें इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको रिवर्स में लिखेंगे कि मतलब इसमें से अनफेवरेबल माइनस करके लिखना चाहेंगे तो उससे हमारा कुछ डेटा कम नहीं होगा। जैसे यहाँ 10 से 2 में आया ट्रांसफर, यहाँ उल्टे का बढ़ जाएगा, 0 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 डेटा हो जाएगा, जबकि यहाँ 4 डेटा सॉल्व करने से होगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, इसमें शॉर्टकट नहीं आ रहा। यही सबसे शॉर्टकट है कि 4 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो NCR, तो 8C5, सॉरी NCX, ठीक है, हम इसके तरह बोल दी कॉम्बिनेशन की तरह। तो 8CX, तो 1/3 p to the power x into q to the power 8 minus 5 यानी 3 हो गया, प्लस फिर हो जाएगा 8C6 1/3 to the power 6 और 2/3 to the power 8 minus 6 यानी 2। फिर हो जाएगा 8C7 1/3 to the power 7 2/3 to the power 1, ठीक है, 8 minus 7। अच्छा, 8C8 1/3 to the power 8 और 2/3 to the power 0, ठीक है। अब इसका हम लोग चेक करते हैं कैसे होगा, देखो। अब कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा, पहले मेमोरी हटा देते हैं। अच्छा, पहले है 8C5, ठीक है, पहले है 8C5 और 1/3 टू दी पावर 5 2/3 टू दी पावर 3, ठीक है। तो 1/3 इंटू 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 2/3 एक बार, इंटू 2/3 दो बार, इंटू 2/3 तीन बार हो गया, इंटू 8, ये कितना बार होगा? 5 से लेके 1 तक 5 बार होगा, तो 8 से बैकवर्ड में 5 बार जाना पड़ेगा। तो इंटू 8 7 6 8 7 6 5 4 5 बार हो गया, डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 और 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला वैल्यू 0.68 ऐसे करके, और इसको मैंने कर दिया मेमोरी प्लस, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट ये वाला 1/3 to the power 6, तो 1 divided by 3 into 2 3 4 5 6 into 2/3 एक बार, into 2/3 दो बार, into ये है 8C6, मतलब 8 को हमें बैकवर्ड में 6 बार लिखना पड़ेगा, मतलब 8 से लेके हमें 6 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो into 8 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1 का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना आया, 0.1700 ऐसा आया, ये हो जाएगा मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन, ये वाला 8C7 और 1/3, अच्छा ये देख लेते हैं, हाँ यही नेक्स्ट वाला है। तो ये हो गया 1/3 by 7, 1 divided by 3 इक्वल 7 टाइम्स, तो इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 एक ही बार। 8C7 को देखो, मैंने तो लोग को एक कम्प्लीमेंट्री जो है वो भी बताया था। 8C7 का मतलब है 8 में से 7 चीजों को सिलेक्ट करना, यानी एक चीज को सिलेक्ट नहीं करना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन 8C1 होता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग सारे चीजों को रिलेट कर पाते हो तो जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज इतने सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। यानी ये बन जाता है 8C1, मतलब इसको सॉल्व करने से 8 ही आएगा, ठीक है। तो 8C7 का कम्प्लीमेंट्री 8C1, अब इंटू 8 कर देते हैं तो इतना बड़ा चीज लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो 8C7 और ये हम लोग इसमें लिख देते हैं सिर्फ इंटू 8, तो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन के साथ ये आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, ये कर दिया मैंने मेमोरी प्लस। फिर नेक्स्ट ये वाला है,
यहाँ पर है 1/3 8 टाइम्स, 1 डिवाइडेड बाई 3 8 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 और 2/3 बाई 2 दी पावर 0 मतलब 1 होता है। 8c8, 8c8 का मतलब 1 होगा। देखो NCN का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब यही वैल्यू हो गया। यहाँ पता नहीं क्यों इतना कुछ करने के बाद मेरा आ गया है एरर, देखो लास्ट में एरर आ गया इनटू। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं मेमोरी रिकॉल में कितना दिख रहा है। हाँ मेमोरी रिकॉल ठीक दिख रहा है, वो बाई चांस किसी वजह से बहुत सारा डेटा लिखने की वजह से एरर दिखा दिया होगा 0.08779। ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर, ये ऑब्वियसली अभी आंसर नहीं आया। ठीक है क्यों नहीं आया बताते हैं, इसको सॉल्व करने से आ रहा है 0.087794। ठीक है, ये हम लोगों ने 8 लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका प्रोबेबिलिटी निकाला। ठीक है, लेकिन 8 लोगों पे एक्सपेरिमेंट तो एक न्यूमरेटर कर रहा है, हमारे पास 1000 न्यूमरेटर का डेटा चाहिए। तो अगर एक न्यूमरेटर ये डेटा देता है तो 1000 न्यूमरेटर क्या डेटा देगा, तो इनटू 1000 करना पड़ेगा। तो 0.08779 इनटू 1000। अब ये जो वैल्यू आया है इनटू इस पे कर देते हैं 1000। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है 87.79 ऐसे आ रहा है, 87.79 ऐसे आ रहा है। और इसका आंसर देखते हैं कुछ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। ये है हम लोग का ये वाला, तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। 87.7 का मतलब होगा 88%, अप्रोक्सीमेटली 88% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें ज्यादा करना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम लोग उसको रिवर्सली भी बताते, मतलब अनफेवरेबल केस को भी यहाँ से हटाते, तो भी हमें इतना सारा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग कंप्लीमेंट्री याद रखते हो, जैसे 8c5 का कंप्लीमेंट्री 8c3, तो ऑब्वियसली तुम लोग को कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 8c6 का कंप्लीमेंट्री 8c2, 8 में से 6 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 2 चीजों को नहीं सिलेक्ट करना। 8c7 का मतलब 8c1, तो कितना जल्दी हो जाएगा। तो ये जो है प्रीवियसली हम लोगों ने जो भी कर रखा है उसको भी हमें यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेट C3 का आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि ये एक इन्यूमरेटर का डेटा है, तो 1000 इन्यूमरेटर का डेटा इतना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2 में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, क्या बोला है, इफ 15 dates are selected at random, 15 dates are selected at random, what is the probability of getting 2 Sundays? ठीक है, अगर हम लोग 15 dates रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 Sundays आ जाए। ठीक है, 2 Sundays आए, तो संडेज एक 7 दिन में, नॉर्मली 7 डेज में अगर हम लोग चेक करें 1 वीक, ठीक है, क्योंकि 15 डेज मतलब मोर देन 1 वीक है, 1 वीक में संडे आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/7। ठीक है, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी होता है 6/7। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग का n क्या होगा, p क्या होगा, q क्या होगा और x क्या होगा। ठीक है, हम लोग 15 डेट्स रैंडमली ले रहे हैं, तो n का वैल्यू 15 हो गया। 15 डेट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 संडे हमें मिले, तो हमें पता है एक वीक में एक संडे आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/7, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी होगा 6/7। ठीक है, अब हमें बोला है कि 2 संडे आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी x का वैल्यू 2, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2। तो x इक्वल 2 का मतलब क्या हो जाएगा, NCX इनटू p टू दी पावर x यानी 2 और q टू दी पावर n माइनस x मतलब 13, n माइनस x मतलब 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, यहां से पहले हटा देते हैं मेमोरी जो भी था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। 15c2 है, अच्छा पहले ये वाला 1/7 ये पहले करेंगे, ये 13 टाइम्स है तो 6 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, इंटू 13।
तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इंटू 1/7 इंटू 1/7 एक बार, फिर इंटू 1/7 सेकेंड टाइम, और 15C2 का मतलब 15 इंटू 14 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, 0.2888 ऐसे आ रहा है, लिख लेते हैं 0.2888 ऐसे आ रहा है। आंसर देखते हैं 0.2। ठीक है, तो इसका मतलब 0.29 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये था एग्जाम्पल 2। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 8 करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है देखो, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। बोल रहा है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस पे सक्सेस होगा थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। ठीक है, मतलब सक्सेस जो है वो क्या है, वो फेलियर का 3 टाइम्स, मतलब 3 बार फेल होने के बाद हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पहला बार फेल, फिर दूसरा फेल, फिर तीसरा फेल, उसके बाद हम लोग सक्सेस हो सकते हैं आफ्टर इट फेल्स। ठीक है, सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट, अच्छा ये ना आफ्टर नहीं होगा, सॉरी, हाँ इसमें थोड़ा एक रेक्टिफाई करना था, ये आफ्टर नहीं होगा, इसमें लिखना पड़ेगा ऑफन। ठीक है, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई कर लो, ये गलत लिखा हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस ऑफन इट फेल्स। ठीक है, ये मतलब जो है यहाँ पर, इसका मतलब अगर हम लोग P से सक्सेस बताते हैं और Q से फेल बताते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब P इक्वल टू 3Q हो रहा है, क्योंकि क्या है, एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज ऑफन इट फेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, अगर ये एक्सपेरिमेंट 5 बार हो रहा है, मतलब n का वैल्यू 5 हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल, मतलब x का वैल्यू 0, मतलब सक्सेस नहीं होने का मतलब क्या है, सक्सेस एक बार, दो बार, 3 बार, बोल रहे सक्सेस ना हो, मतलब सक्सेस नहीं होने का वैल्यू 0। ठीक है, कि x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब PQ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, PQ में भी एक रिलेशन हमें मिला है, P इक्वल टू 3Q। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक्सपेरिमेंट सक्सेस थ्राइस ऑफन इट फेल्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 8 वाला, यहाँ पर देखो n, हम लोग एक्सपेरिमेंट 5 टाइम्स कर रहे हैं, तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट 5 टाइम्स कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही हमें बता रहा है, और हमें x का वैल्यू क्या चाहिए, x का वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंट का सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा, अगर हमारा एक बार भी जो है हम लोग का एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ, ये एक्सपेरिमेंट का सक्सेस बोल रहा है, तो हम लोग मानेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस हुआ, यानी x का वैल्यू 0 होने पे हमारा सक्सेस डिफाइन होगा। ठीक है, तो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर्ड एंड Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकर्ड। ठीक है, P का मतलब होता है मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं पास, और यहाँ पर लिख सकते हैं फेल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर्ड, इसका मतलब ऑकर्ड, और ये हो गया नॉट ऑकर्ड। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन हमें क्वेश्चन में बताया है, P का वैल्यू है P इक्वल 3Q, ये हमें बता दिया, देखो P इक्वल 3Q, क्योंकि बताया है एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस ऑफन इट फेल्स। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे लगेगा, तो NCx p टू दी पावर, ठीक है, p टू दी पावर क्या हो जाएगा x इंटू q टू दी पावर क्या हो जाता है n माइनस x, मतलब 5, और p और q का वैल्यू हमें नहीं पता, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो, 5C0 जैसा है वैसा रहेगा, p टू दी पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और q टू दी पावर 5 ऐसा रहा। ठीक है, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, P इक्वल टू है 3Q। ठीक है, P इक्वल टू है 3Q, अब हम लोग P का मतलब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, हम लोग Q हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, P का वैल्यू जो भी है हम लोग Q का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस P करके, है ना, हमेशा 1 माइनस P, तो हम लोग P की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस, सॉरी Q की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस P।
ये देखो Q के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया P 3 माइनस 3P। अब ये इधर आ गया 4P3, तो P का वैल्यू हो गया 3/4। ठीक है, P का वैल्यू हो गया 3/4। तो यहाँ से Q भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q का वैल्यू हो जाएगा, ये देखो 3Q इक्वल टू P है, तो Q इक्वल टू P बाई, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। P का वैल्यू आ चुका है तो Q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, Q इक्वल टू 1 माइनस 3/4। सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो Q का वैल्यू हो गया 1/4। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 1 इंटू 1/4 टू दी पावर 5। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेमोरी हटा दिया मैंने। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 5C0 का मतलब हो जाता है 5। ठीक है, 5C0 NC0 क्या होता है देख लो, NC0 1 होता है, सॉरी NC0 1 होगा, तो 5C0 क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 हो गया, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 1/4 कैलकुलेट करना है। 1/4 को 5 टाइम्स 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 0.0000976 ऐसे आ रहा है। चेक करते हैं देखो, 1/1024 इन्होंने लिखा है 1/1024। देख लेते हैं, देखो वही आ रहा है 0.000 वही वाला जो भी हम लोगों ने देखा था 0.000976। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग अगर P का वैल्यू पूरा नहीं भी, हम लोग को सिर्फ Q का वैल्यू मिल जाता है तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी तो हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें तो डिजिट में आंसर दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो डिजिट में आंसर दिया हुआ रहेगा हमें तो, और यहाँ पर PQ में आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 4 करेंगे। ये था एग्जाम्पल 8, अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 4, ये वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन satisfying the following relation। तो ये रिलेशन है, यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है कि वो हमें चेक करके देखना है। तो रिलेशन क्या दे रखा है 4 इंटू पी, ये डायरेक्टली दे रखा है, हमें कुछ आइडेंटिफाई भी नहीं करना है। x इक्वल 4 इंटू पी x इक्वल 4, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, फिर इक्वल p x इक्वल 2। तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, मतलब ये है 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 है तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे n cx। तो n कितना है चेक करते हैं यहाँ पर, एंड हैविंग पैरामीटर n एज 6, n को 6 मानने के लिए बोला है, तो n बोल रहे 6 मानो, तो 6 cx मतलब 4। ठीक है, p को हम लोग p रखते हैं, p का हमें कुछ नहीं बताया, p टू दी पावर x यानी 4 और q टू दी पावर 6 माइनस 4 यानी 2। अब इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब n मतलब है 6 cx, x का मतलब है 2, p नहीं पता, p टू दी पावर 2 और q टू दी पावर हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4। अब हम लोग कैसे, ये सब तो मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो कैसे हो सकता है कैलकुलेशन, यहाँ से 6c p टू दी पावर 4 है, q टू दी पावर 2 है, और यहाँ पर 6c4 है। ठीक है, अच्छा ये देखो ये हो गया 4। अब कंप्लीमेंट्री रिलेशंस देखो, 6c4 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं 6c4 का मतलब ये है 6c2। क्यों? क्योंकि 4 लोगों, मतलब 4 चीज सिलेक्ट करने का मतलब है 2 चीज सिलेक्ट नहीं करना। मतलब बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं 6c4 का जो वैल्यू है वही 6c2 का भी वैल्यू होता है। तुम लोग चेक करके देख सकते हो, कंप्लीमेंट्री रिलेशन मैंने बताया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 3 2। ठीक है, तो इसमें 15 आंसर हुआ, 6c2 का भी 15 होगा। चेक करके देख लो, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 15 हो गया। मतलब ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। यहाँ 4 बचा, 4 इंटू पी टू दी पावर 4, इधर है p टू दी पावर 2, तो इसको भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 2p है इधर 4p है, तो ये 2p बचा इधर, इक्वल टू इधर q टू दी पावर 2 बचेगा। मतलब ये भी मैंने जो है सिंप्लीफाई कर दिया, तो 4p स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, 4p स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है
हमें कैलकुलेट करने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें यानी पी कैलकुलेट करने बोला है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, प्रोबेबिलिटी बोला है हमें कितना बार सक्सेस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हमें पी कैलकुलेट करने बोल रहा है, पी का वैल्यू कितना होगा। तो हमारे पास तो अभी पी का वैल्यू नहीं आया, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारा रिलेशन आया इस तरह से 4p² इक्वल टू q²। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 4p² माइनस q² इक्वल 1, हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग 2p का होल स्क्वायर और ये q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर तुम लोग को एक बचपन का फॉर्मूला याद है तो देखो ये 5-6 में करवाया जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का मतलब ये है a, ये है b, a² माइनस b², तो a प्लस b। ठीक है, अच्छा और इधर हो जाएगा, नहीं एक काम करते हैं, ऐसे करने से ना हमारा सॉल्व नहीं होगा। रुको, फॉर्मूला तो ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 4p² माइनस q² माइनस 1 इक्वल 0, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस q² प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 इक्वल 0 कर दिया। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया, 4p², हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, q² प्लस 1, और अब हम लोग क्या करेंगे 2p²। अब इसको भी ना हम p में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि p और q में रिलेशन हमेशा ऐसा होता है, p इक्वल टू 1 माइनस q होता है। ठीक है, हमेशा p इक्वल टू 1 माइनस q होता है, तो हम लोग उसी रिलेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ये देखो p² को, ये q² को हम लोग ना ट्रांसफर कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये रहा, q का मतलब होता है 1 माइनस p, तो 1 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2p का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस 2p प्लस p² प्लस 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा इक्वल 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4p² माइनस 1 माइनस, और इसमें हो गया प्लस 2p माइनस p² माइनस 1 इक्वल 0। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाता है 3p² प्लस 2p माइनस 2 इक्वल 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। तो 6 हो जा रहा है, तो 2 3 6, तो ये तो 2 आना पॉसिबल नहीं होगा। 3p² ऐसे करके, एक मिनट, 4p² ऐसे करेंगे तो ये सॉल्व होगा। 4p², अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना रब कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका पैरामीटर्स, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे करके करेंगे तो फिर हमें श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, होगा यहाँ पर फिर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के करके दिखाना चाहते हैं। तो ये देखो 4p² q के बदले यहाँ पर ही लिख लेते हैं। हमें पता है p का मतलब होता है 1 माइनस q। ठीक है, p का मतलब होता है 1 माइनस q, यानी q का मतलब क्या हो जाएगा, p, ये देखो q का मतलब क्या हो जाएगा, q का मतलब हो जाएगा 1 माइनस p। ठीक है, q का मतलब हो गया 1 माइनस p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे ट्रांसफर करेंगे 4p² माइनस 1 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये आसान हो जाएगा क्योंकि ये a² माइनस b² में ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, और ट्रांसफर पहले भी हुआ था लेकिन उसमें बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट होगा ऐसे अगर हम लोग करते हैं। तो ये हो गया, हम लोग इसको बोल सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, 4p² का मतलब 2p का होल स्क्वायर, 4p² माइनस 1 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब हम लोग इसको a² माइनस b² में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखो a² माइनस b² में ट्रांसफर करने से a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, तो माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस p, ठीक है, इक्वल 0 हो गया। अब ये देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कितने जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2p माइनस p मतलब p प्लस 1। ठीक है, ये बच रहा है p प्लस 1, और ये कितना बच रहा है 3p माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, इससे हम लोग बोल सकते हैं p प्लस 1 इक्वल 0 और 3p माइनस 1 इक्वल 0। तो p का वैल्यू यहाँ से एक बार कैलकुलेट होगा, दोनों साइड से कैलकुलेट हो जाएगा। तो p का वैल्यू हो गया -1
और p का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो माइनस तो होता नहीं है, प्रोबेबिलिटी का भी माइनस नहीं होता है, तो इसका मतलब p का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि p का वैल्यू कभी माइनस नहीं होता है। इतना मुझे नहीं लगता एमसीक्यू में इतना थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन हाँ इसको अगर हम लोग थोड़ा लॉजिकली चल रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ये शॉर्टकट हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। तो अगर फॉर्मूला आता है तो ये इजीली सॉल्व होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा सा ये a² - b² वाला, ठीक है। तो अगर टफ हो क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया। नॉर्मली एमसीक्यू में इस तरह का थोड़ा सा होना मुझे चांसेस कम ही लग रहा है, ठीक है। फिर भी देखो क्या क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर हमें ये रिलेशन दे दिया था, उसके हिसाब से हमने वैल्यू पुट किया, वो सॉल्व करके ये निकल के आया। अब हमें हमेशा पता होता है कि P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट, फेवरेबल इवेंट, तो अनफेवरेबल 1 - Q होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, Q के जगह पे ये रिलेशन को सेटिस्फाई करवाया। अगर P = 1 - Q होता है तो हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं Q = 1 - P, और क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में था तो 1 - P का स्क्वायर हो गया। अब मैंने इसको इधर इधर ट्रांसफर कर दिया, 4p को हम लोग लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, 4p² को। तो ये a² - b² दिख रहा है, तो a + b a - b, तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मतलब 2p + 1 - p, और ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू मतलब 2p - 1 माइनस माइनस में प्लस p। अब नॉर्मल सॉल्व है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम लोग इसको सॉल्व करो, 2p - p, p + 1, 2p + p, 3p - 1, इस तरह से सॉल्व होके ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू पूछा था, p का वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है कुछ नोट्स, ठीक है। नोट्स क्या है, नोट्स में हमें जरूरत है पहले कि रैंडम वेरिएबल्स, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब कुछ नोट्स लिखेंगे और उस पे देखते हैं कुछ एक दो टाइप क्वेश्चन होता है वो बताते हैं। रैंडम वेरिएबल्स इज डिस्क्रीट, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एन पी, ठीक है, एन पी बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका मतलब है देखो, हम लोग जब भी यहाँ पर कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा मेन जो पैरामीटर्स है वो क्या है, एन और पी है। क्यों? पी के ऊपर डिपेंड करके क्यू कैलकुलेट हो जाता है, तो एन और पी ये मेन पैरामीटर्स है, ठीक है। तो इसीलिए, और एक्स क्या है, एक्स तो उस पैरामीटर पे डिपेंड करके सक्सेस है, ठीक है। तो एन और पी को मेन पैरामीटर्स बोला जाता है, क्योंकि दो पैरामीटर ही इसका मेन है, तो इसको बोला जाता है बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसका मीन क्या होता है, मीन को यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं, और मीन होता है एन इंटू पी, ठीक है। मीन हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन इंटू पी। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या होगा, देखो मोड होगा n+1 इंटू पी, ठीक है। अब अगर इसका वैल्यू अगर इंटीजर में आए, हम समझा देंगे, एक बार लिख लो, क्वेश्चन करने से ये दिख रहा है इतना कुछ, लेकिन इतना कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार लिख लो ताकि बाद में हेल्प हो जाए। तो अगर इंटीजर आएगा तो दो मोड होगा, ठीक है। अगर इंटीजर आएगा तो दो मोड होगा, ठीक है। n+1 इंटू पी और n+1 इंटू पी -1, मतलब बेसिकली यही वाला। और अगर फ्रैक्शन आता है तो एक ही मोड होगा, और वो क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन n+1 इंटू p, ठीक है। लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन n+1 इंटू p, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी जस्ट एक बार लिखो। अच्छा, 5th नंबर, वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है एन पी क्यू, ठीक है। अच्छा, तो एसडी क्या हो जाएगा, एसडी होता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। रूट ओवर ऑफ वेरिएंस यानी रूट ओवर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, यानी रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू, ठीक है।
अच्छा 7 वेरिएंस अगर लेस देन मीन है, ठीक है, वेरिएंस लेस देन मीन होगा इफ P equal to Q equal to 0.5, then variance is maximum. That is variance equal to n by 4, ठीक है। तो वेरिएंस नॉर्मली लेस देन मीन होता है, ये क्वेश्चन करने से ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर P और P इक्वल टू Q इक्वल टू 0.5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब सक्सेस हाफ और फेलियर भी हाफ है, तो वेरिएंस मैक्सिमम होता है, तब वेरिएंस n by 4 होता है, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 8th नंबर पॉइंट लिखते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी x का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें दो मेन पैरामीटर होगा, एक n और एक p। यहाँ पर अभी भी देखा हम लोगों ने, एक n और एक p होता है। तो अगर हमारा x है तो वहां पर n1 और p, और अगर y है तो हम लोग वहां पर बोलेंगे दो पैरामीटर को n2 और p, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, तो x प्लस वाई, तो उसमें हो जाएगा n1 प्लस n2 और यहाँ पर p हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमा देके लिखना पड़ता है, कॉमा देके। अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिखवा दिए, अब देखो कैसे इसका यूज कर सकते हैं। Find the binomial distribution for which mean and standard deviation are 6 and 2. हमें बोला है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके दो जिसका मीन है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल 5। क्या बोला है, मीन। मीन का मतलब यहाँ पर म्यू से डिनोट होता है, वो होता है n इंटू पी, ठीक है। ये देखो मीन क्या होता है, n इंटू पी, और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही वाला होगा, तो ये याद रखोगे तो उसमें भी हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये बता रखा है हम लोगों को। अच्छा इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 2। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू, ये होता है 2। क्यों देखो यहाँ पर दे रखा है एनपीक्यू, ये होता है 2। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर हम लोग एनपी का वैल्यू पुट करते हैं इस पे, देखो तो सॉल्व होके कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एनपी कितना है, 6 है, 6 इंटू क्यू इक्वल टू 2, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करने से ये हो गया 6q, ये हो गया 4, तो q का मतलब हो जाएगा 4/6, q का मतलब हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। अब हम लोग p कैलकुलेट कर सकते हैं, p का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर q का वैल्यू है हम लोगों का 2/3, q का वैल्यू अगर 2/3 है तो p का वैल्यू कितना होगा। p का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, p इक्वल टू होता है 1 माइनस q, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें q का वैल्यू पता है तो p का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस q करके। p का वैल्यू होता है 1 माइनस q, तो 1 माइनस 2/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। तो p का वैल्यू हम लोग का आ जाता है 1/3। अब हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एन पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एनपी 6 बता रखा है, एनपी 6 यानी मीन हमें 6 बता रखा है, तो p 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एन कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इंटू 3 यानी कि 18, ठीक है, 18 हो गया। अब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके देना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो भी पैरामीटर्स चाहिए सारे पैरामीटर्स हमें मिल गए। एन का वैल्यू हमें मिल गया, हमें एन चाहिए होता है, एन का वैल्यू 18, ठीक है, एन का वैल्यू 18। p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू भी मिल गया। p का वैल्यू हम लोग का कितना है 1/3, q का वैल्यू हम लोग का कितना है, q का वैल्यू है 2/3, 1/3 और 2/3, ठीक है। बस x हमारे पास मतलब नंबर में नहीं है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैसे कैलकुलेट करेंगे, n c x इंटू 1/3 टू द पावर x इंटू 2/3 टू द पावर 18 माइनस x, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का, यही आंसर होगा, ये देखो यही वाला आंसर होगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करके दे सकते हैं। यहाँ पर ये रहा, ये देखो n c x p टू द पावर x, यहाँ पर 18 c x
1/3 टू दी पावर x और 2/3 टू दी पावर 18 माइनस x, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या दे दिया था इस क्वेश्चन में, हम लोग को दे दिया था मीन, ठीक है, हम लोगों ने मीन और एसटी दे दिया था, हम लोगों ने जो फॉर्मूला है उसे यूज किया, फिर वहां से पी क्यू एक्स कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि हमें बोला था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, मतलब ये वाला, तो ये कैलकुलेट हुआ हम लोग का। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग सेट बी पे चलते हैं। देखो सेट बी पे हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बोला है देखो, x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विथ n इक्वल टू 10, मतलब एक बाइनोमियल वेरिएबल है x जिसमें n का वैल्यू है 10। तो सीधा बात है कि हम लोग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, और यहाँ पर बोला है x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल जहां पर n का वैल्यू है 20। व्हाट इज द मीन ऑफ x? मीन मतलब म्यू, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मतलब म्यू होता है, म्यू का मतलब होता है n इंटू p, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ x इफ इट इज नोन दैट x इज सिमेट्रिक? अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब ये वाला, ये रिलेशन, अगर n और p ये दोनों, सॉरी p और q 0.5, the variance is maximum, that is variance n by 4 in case of symmetric, ठीक है, in case of symmetric। अगर सिमेट्रिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन तभी जाके p और q 0.5 हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का इन केस ऑफ सिमेट्रिक, तो ये मैंने तब नहीं लिखा था, अब लिख दिया। सिमेट्रिक का मतलब है कि हम लोग का p का वैल्यू और q का वैल्यू हो जाता है 0.5। तो इसका मतलब हमें p का वैल्यू पता है, p का वैल्यू है 0.5, और n का वैल्यू भी पता है, n का वैल्यू n की जगह n का वैल्यू लिख दो 20, तो 20 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। बस यही आंसर हमें करने के लिए बोला है, ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो हमें 10 बोला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमें n 20 बता दिया था, म्यू मतलब मीन, इसका मतलब मीन होता है, मीन मतलब म्यू, n क्रॉस p, n इंटू p, और n का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, p का मतलब होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा 0.5, क्यू में भी 0.5, सिमेट्रिक मतलब बराबर, ठीक है, एक ही जैसा, मतलब ये मान लो ऐसा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसा, तो ये सिमेट्रिक, इधर भी जितना है इधर भी उतना ही फैला हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया, ये 10 होगा, तो हमें म्यू पूछा था, तो म्यू का आंसर कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सेट बी का। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर of recoveries among 48 patient when the probability of recovering is 0.75, मतलब P बता दिया है, probability of recovering 0.75, ठीक है। तो not recovering अगर चाहिए तो लिख लेते, क्योंकि हमें जो भी पैरामीटर पता होगा हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 0.25 not recovering। और क्या बताया था कि 48 पेशेंट पे ये चेक हो रहा है, ठीक है, 48 मतलब n का वैल्यू 48 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने बोला है, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एसडी होता है रूट ओवर ऑफ एनपी की, ठीक है। n पता है 48, p पता है 0.75, q भी पता है 0.25। अब इसका कैलकुलेशन करके रूट कर दो, इंटू 0.75 इंटू 0.25, जितना भी आया इसका हो जाएगा रूट, यानी 3, ठीक है। इसका आंसर हो गया 3, तो 1 का आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, 3 यानी ऑप्शन डी। हमें एसडी कैलकुलेट करने बोला था, हम लोगों ने एसडी कैलकुलेट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ x is a binomial distribution, इसको पढ़ा जाता है इस तरह से, x is a binomial distribution with parameter n and p, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स ही मेन माने जाते हैं, n और p, ठीक है, ये मेन है, बाई पैरामीट्रिक बोला जाता है, बाई पैरामीट्रिक, ठीक है। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ x व्हेन n इक्वल टू 60? ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर हमें n का वैल्यू पता है 60, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है x का।
वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस का ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होता है? देखो वेरिएंस का ग्रेटेस्ट वैल्यू तब होता है जब p और q दोनों बराबर होता है, सिमेट्रिक होता है, तब वेरिएंस ग्रेटेस्ट होता है और वो n/4 होता है। ठीक है, तब वेरिएंस ग्रेट, मतलब अगर हमारा p q सिमेट्रिक होगा तो वेरिएंस ग्रेटेस्ट होगा और उसका वैल्यू होता है n/4। अब हम लोग इसको यूज करते हैं। देखो अब p का वैल्यू भी होगा 0.5, q का भी वैल्यू होगा 0.5, क्योंकि वेरिएंस का ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है और वेरिएंस हो जाएगा n/4। वेरिएंस हो जाएगा n/4। ठीक है, अब n तो पता है 16/4, तो ये हो गया 4। बस इतना ही आंसर निकालना है। हमें पूछा था वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है। देखो हम लोग को वही पूछा था कि वेरिएंस बता दो, तो अगर ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस, तो वेरिएंस का ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है n/4। n का वैल्यू पता था, ये जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने एक बार लिख लिया, तो यहाँ पर हो जाता है आंसर 4 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सेट बी का। यहाँ पर क्या बोला है देखो, इफ यहाँ पर बोला है इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएट विथ पैरामीटर 15 एंड 1/3, तो पैरामीटर तो दो ही होता है n और p। ठीक है, तो p फ्रैक्शन में होगा, n तो नहीं होगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, कितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर रहे हैं। तो पैरामीटर्स हमारा दो ही होता है, एक n होता है एक p होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। p फ्रैक्शन में हो सकता है बट n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब ये एज्यूम्ड है कि n का वैल्यू 15 है, p का वैल्यू 1/3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? अब मोड वाला समझाते हैं, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो देखो मैंने जो लिखवाया था वहां पर मोड को कैसे कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था। मोड के लिए हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा n+1 इंटू पी। सबसे पहले हम लोग मोड के लिए कैलकुलेट करेंगे n+1 इंटू पी और चेक करेंगे वो इंटीजर में है या फिर वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो n+1 इंटू पी का वैल्यू होता है 15+1 इंटू 1/3 यानी 16 इंटू 1/3। तो ये हो गया फ्रैक्शन 5.33 आ जाएगा। ठीक है, 5.33 आ जाएगा, देख सकते हो 16 डिवाइडेड बाय 3 करने से, तो ये हो गया फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आता है तो एक ही मोड होगा और वो क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर कवर्ड इन n+1 इंटू पी। अगर फ्रैक्शन में आता है तो ओनली वन मोड होगा और मोड क्या होगा, मोड हो जाएगा इसमें कवर लार्जेस्ट इंटीजर। तो इसमें कवर्ड इंटीजर मतलब वैल्यू आया 5.33 यानी मोड का वैल्यू होगा 5। 5.33 में जो लार्जेस्ट है यानी कि 5 होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 5 मोड का वैल्यू अगर फ्रैक्शन हुआ। अगर फ्रैक्शन नहीं होता तो क्या होगा, उस पे क्वेश्चन आने से देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का ये ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड एसडी 3 एंड 1.5। मीन बता दिया, मीन मतलब म्यू यानी n इंटू पी, मीन बता दिया है हम लोग को 3 और एसडी का मतलब रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू। ठीक है, रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू और इसका वैल्यू हमें बता दिया है क्वेश्चन में यहाँ पर 1.5 और क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना बार, मतलब क्या पूछ रहा है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब क्या, कितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं यानी एन पूछ रहा है। ठीक है, एन पी 3 इस पे पुट करते हैं, 3 इंटू क्यू, ये हो गया 1.5। अब इसका रूट करते हैं तो ये 3q और 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2.25। तो q का वैल्यू हो गया 2.25 डिवाइडेड बाय 3 यानी 0.75। ये हो गया q का आंसर। तो p कितना हो जाएगा, p का आंसर 1 माइनस q यानी 1 माइनस 0.75 यानी 0.25। ठीक है, ये कैलकुलेट आ गया। हमें बोला है कि n कैलकुलेट करो तो कर सकते हैं। यहाँ पर np अगर 3 होता है और p अगर 0.25 होता है तो डिवाइडेड बाय 0.25, तो n का वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.25, तो इसमें हम लोग का आंसर आता है 12। ठीक है, n का वैल्यू आ गया 12। अब देखते हैं कितना बार होगा, 12 टाइम्स। इस पे आंसर 12 मतलब ये वाला
क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। तो अगर हमें पहला पार्ट समझ में आता है तभी हम लोग ये वाला इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि हमें पूछा है कितने बार ट्रायल्स होंगे, यानी एन का वैल्यू पूछा है, तो एन का वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो हमारे पास एन का वैल्यू मतलब एन का डिटेल्स तो है, लेकिन कंबाइंड विद पी एंड पी क्यू है, तो उससे हम लोगों ने सॉल्व किया। नॉर्मल जैसे वैल्यू पुट करते, वैल्यू पुट करने से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0.25। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल 9 करेंगे, ठीक है। 9 और 10, बस ये दो क्वेश्चन करने से हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड एसडी आर 10 एंड √5। तो देखो कैसे होगा। मीन यानी म्यू यानी एन पी, ये है 10। ये क्वेश्चन हमें बताया है व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मीन 10 है और एस डी √5 है, तो एस डी का मतलब √(n(p)q, मतलब यहाँ पर हो जाता है √5, क्योंकि √5 भी दे रखा है, ठीक है। अब हमें बोला है कि मोड क्या होगा। मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ये वाला वैल्यू। ये देखो, मोड के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, n+1 × p। तो हमारे पास n होना चाहिए और p होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमारे पास n और p इंडिविजुअली नहीं है, तो सबसे पहला टास्क होगा n और p को कैलकुलेट करना। तो np है 10 × q √, और ये हो गया √5। बोथ साइड स्क्वायर करो, 10q = 5, तो q = 5/10 यानी हाफ, ठीक है, यानी हाफ हो गया। अच्छा, अगर q हाफ है तो p कितना होगा, p1 - हाफ, यानी p भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोड। मोड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोड होता है इस तरह से, n+1 × p कैलकुलेट करेंगे। तो n+1 × p फ्रैक्शन है कि इंटीजर, उस पे मोड का आगे का कैलकुलेशन डिपेंड करेगा। तो n का वैल्यू हम लोग का कितना है, अच्छा n तो मैंने कैलकुलेट किया नहीं, चलो कर लेते हैं। np अगर 10 है और p अगर हाफ है, तो n हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 हो गया, 20+1 × हाफ, तो ये फिर से आ गया 21/2। तो 20 मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन यानी 10.5। तो 10 विल बी द मोड, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड ग्रेटेस्ट इंटीजर 10.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 10, तो 10 विल बी द मोड होगा, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन के आगे का डेटा हमें लिखना पड़ता है। तो ये हो गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला। ये एडिटिव मेथड का बोला है, देखो क्या बोल रहा है, if x and y are two independent binomial variables with parameters 6 and half। पैरामीटर्स मतलब n and p, तो n फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो n 6 है और हाफ जो है वो p है, और दो इंडिपेंडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा पैरामीटर्स है 4 and half। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y > 1 कैसे होगा। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। x का वैल्यू जब 6 है, देखो x का वैल्यू जब 6 है, ठीक है, x and y are two independent binomial distributions with parameters, सॉरी x का वैल्यू 6 नहीं, x जब एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके पैरामीटर्स दो है, एक है n का वैल्यू 6 और p का वैल्यू हाफ। और अगर y एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें x का वैल्यू है n का वैल्यू है 4 और p का वैल्यू है हाफ। तो x + y यानी एडिटिव, x + y कैसे होगा, ये देखो मैंने लिख के दिखाया था। एडिटिव मेथड में हमारा क्या होता है, एडिटिव में हमारा ये प्लस हो जाएगा, n1 + n2, p, ठीक है, n1 + n2, p ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये हो जाएगा 6 + 4, ये कॉमा कॉमा लिखना पड़ता है, p का वैल्यू जो है वो, ठीक है। तो 10, हाफ ऐसे लिख सकते हैं, 10, हाफ, x + y, ये हो गया 10, हाफ। तो पहले तो ये रेडी करना है। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करके देना है ये वाला वैल्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y > 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y > 1 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं
कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 1, मतलब हमें x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा चाहिए, मतलब 1 से कम हमें नहीं चाहिए। मतलब हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें x प्लस वाई इक्वल 0 नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पर n का वैल्यू हमें पता है 10 है, ये n का वैल्यू होता है, तो n सी x मतलब 10 सी, और यहाँ पर x नहीं होता है, x प्लस वाई होता है। ठीक है, और x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर है 0, और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है हाफ। ठीक है, p का वैल्यू है हाफ, हाफ टू द पावर x प्लस वाई यानी 0 हो जाएगा, और q भी हाफ हो जाएगा। अगर p हाफ है तो q भी हाफ होगा, तो ये मतलब 1 माइनस हाफ करने से हाफ ही आएगा, और 10 माइनस 0 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। NC0, NC0 का मतलब क्या हो जाएगा, NC0 देख लो, NC0 n होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी NC0 1 होगा। ठीक है, NC0 1 होगा, तो NC0 का वैल्यू हम लोग का होता है 1, तो ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू भी 1 हो गया, और हाफ टू दी पावर 10, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गया -1। ठीक है, तो इसमें आंसर निकल के आता है 0.990, इस तरह से आता है, तो इसको लिख देते हैं ऐसे 0.99902 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर चेक कर लो, 1023 डिवाइडेड बाय 1024, इन्होंने इस तरह से किया, 0.99023, सेम चीज आ रहा है। ठीक है, सेम आंसर आएगा, तो बस सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा, तुम लोग जिस तरह से ठीक लगे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही होगा, ये जो भी क्वेश्चन किए ये प्रैक्टिस करने से होगा। एक चीज बस बता देते हैं, एक जो इंटीजर अगर हो जाता है, ये देखो मैंने मोड का जो भी दो क्वेश्चन मुझे मिला वो फ्रैक्शन का ही मिला, मोड का इंटीजर भी होता है ना, जैसे मान लो अगर n इक्वल टू 11 है और p इक्वल टू हाफ है, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो मोड क्या होगा, मोड क्या होगा, तो मोड के लिए हमें n इंटू क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है p इंटू ए, मतलब इस तरह से लिखते हैं n प्लस 1 इंटू पी, मैंने इस तरह से लिखा ना, तो ऐसे लिखते थे, ये पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो n कितना है 11 प्लस 1 इंटू हाफ, तो ये हो जाता है 6। अगर इंटीजर है तो हमारा दो मोड होगा, एक तो यही वाला होगा यानी 6, और एक उससे कम होगा यानी 5। देखो वही लिखा था मैंने, मोड दो होगा, n प्लस 1 इंटू पी होगा, ये देखो वही चीज को दोबारा लिखा हुआ है, तो अलग अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ जाने से ये क्लियर हो जाएगा। देखो या तो यही वाला होगा n प्लस 1 इंटू पी, या फिर n प्लस 1 इंटू पी करने पे जितना आता है उससे एक कम हो, मतलब दो मोड होगा, दो ही आंसर लिखना पड़ेगा। और अगर फ्रैक्शन होता है तो लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन उसी n प्लस 1 इंटू पी पे, तो अगर इंटीजर होता है, इसका क्वेश्चन था नहीं तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल से करवा दिया कि अगर इंटीजर होता है तो दो मोड होगा, एक तो ये खुद, और मतलब एक n प्लस 1 इंटू पी होता है और दूसरा n प्लस 1 इंटू p माइनस 1 होता है। ठीक है, तो वही वाला चीज मैंने लिखा है, अगर ये ऐसा आता है तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का इतना ही है, बाकी इसमें जो है पॉइजन और जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी वाला करेंगे।